वेलकम टू डे बाय डे क्लासेस। ये 10वीं क्लास के सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है। पहला मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया होगा, उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और ये उसी में सेकंड मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट सिर्फ इसीलिए मैंने रखा हुआ है ताकि एक आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि किस किस बुक से कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर मॉक टेस्ट आएगा तो आप उसे इजीली बहुत कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर लेंगे, ताकि आप वहां पे देखें और क्वेश्चन आया, एमसीक्यू का टिक किया और आगे बढ़ गए। आपको अपना पूरा टाइम देना है। जो 5 नंबर के क्वेश्चन है या 3 नंबर के क्वेश्चन है या 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू जो आपको 15 मिनट पहले मिलेगा ना, उस 15 मिनट में आपको इस एमसीक्यू को आंखों आंखों में उड़ाना है। देखा, आंसर खल्लास, ज्यादा सोचने का नहीं। तो मैं यही आपको बताऊंगा इस वीडियो के जरिए कि आप किस तरीके से, अगर आपको सवाल नहीं भी आता रहा एक मान लीजिए, तो भी आप किस तरीके से सोच के उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर पाएंगे। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। ये सेकंड मॉक टेस्ट है, ध्यान से देखिए। आप अगर पेन कॉपी लेके बैठेंगे अच्छी बात है, और नहीं बैठते हैं एकदम ध्यान से देखते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान ज्यादा जरूरी है। लिखा तो आपके किताबों में भी है। ठीक है सरकार, पहला सवाल आपके लिए ये रहा, एक बार मोहब्बत से देखिए सर। ठीक है सर, ये सेकंड मॉक टेस्ट है और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो भी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें आएगा। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा हुआ है, फर्स्ट ब्लैंक ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का कितना सरफेस कवर है वाटर से? अर्थ का कितना सरफेस कवर है वाटर से सरकार? तो आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये अर्थ हमारी बनी हुई है तो अर्थ पे कितने कितने पोर्शन में पानी होगा? तो मानिए यहाँ पे ही पानी, यही सरफेस है, एक यहाँ पे सरफेस है, एक यहाँ पे सरफेस है, एक यहाँ पे सरफेस है। ठीक है सरकार, तो इन्हीं जहां जहां कंट्रीज है वहां वहां वाटर भी होएगा। तो ये देखिए सरकार, अर्थ के कितने सरफेस है? मैंने एक सरफेस पे पानी दिया है, 2 सरफेस पे, 3 सरफेस पे, 4 सरफेस पे। जल ही कल है। ठीक है सरकार, तो मैंने कितने सरफेसेस पे पानी डाला है? 1 2 3 4, 1 2 का 4। तो याद रखिए, अर्थ के 1/4 सरफेस पे, कितने सरफेस पे? एक हमारी धरती है, 4 सरफेसेस पे पानी है। तो द करेक्ट आंसर इज 1/4, क्योंकि एक अर्थ 4 सरफेसेस पे पानी, तो 1/4। याद रहेगा सर, ये जरिया है आपको इबादत कराने का। ठीक है सरकार, अगला सवाल ये रहा आपके दिलों के पास। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, ये मुस्कुरा रहे हो आप, एक दिन जरूर आप, है ना। कहता है विच सॉइल इज नोन एज रेगर सॉइल। रेगर सॉइल कौन सी होती है सरकार? याद रखिए, रेड सॉइल या अलुवेल सॉइल। रेड सॉइल होगा क्या? अलुवेल सॉइल होगा क्या? ब्लैक सॉइल होगा क्या? सैंडी सॉइल होगा क्या? सबसे पहले सैंडी सॉइल। जो रेतीली सॉइल है सैंडी सॉइल है ना। रेतीली सॉइल को हम सैंडी सॉइल बोलेंगे, जिसमें ज्यादा रेत होती है, दिस इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। रेत सॉइल को सैंडी सॉइल बोलेंगे बाबूजी। अल्वेला सॉइल, अल्वेलियल सॉइल क्या होता है सरकार? अल्वेलियल सॉइल में आप ऐसे देखिए, जो फर्टाइल ज्यादा होती है तो उसे बोलते हैं अल्वेलियल सॉइल। अगला है रेड सॉइल। रेड सॉइल में ना, जिसमें ईंट, छोटे छोटे ईंट पत्थर मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेड सॉइल। एंड लास्ट एंड फाइनल, दिस इज कॉल्ड द ब्लैक सॉइल। ठीक है, तेरी खौफ निगाहें, नहीं ब्लैक तो नहीं हो सकती। ठीक है सर, तो इसे कहते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपने देखा होगा, हम इसे काली मिट्टी बोलते हैं। तो काली मिट्टी और ये ब्लैक सॉइल के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो वो खिड़कियों के जो शीशे लगे होते हैं उसमें चिपकाने के लिए भी ये यूज होती है। तो ब्लैक सॉइल इज बहुत मिनरल्स इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर। ठीक है सरकार, तो ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। कौन से सॉइल को सर? ब्लैक को। किसको? ब्लैक को। किसको? ब्लैक को। कौन से सॉइल? रेगर सॉइल। कौन से सॉइल? रेगर सॉइल। ठीक है सरकार, ब्लैक रेगर, ब्लैक रेगर, याद रखिएगा। ठीक है, रेड सॉइल को ईंट पत्थर वाली होती है, सैंडी सॉइल को बालुई मिट्टी होती है, ये बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है सरकार, ये याद रखिए। ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेसिफिक टाइप के क्रॉप्स भी उगाई जाती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स अलग अलग टाइप के मिलते हैं, उसी को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यहाँ पे देखिए सर, अगर आपको दिख रहा होगा तो देयर इज अ वन इमेज एंड वन वुमेन इज फॉलन डाउन। ठीक है, कोई एक ये नारी शक्ति है और इन्होंने ऐसे अपना चेहरा छुपाया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि ये जो महिला है, ये जो माता जी हैं, ये
किसकी इमेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जो भी हैं ये किसकी इमेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है सरकार, तो हमें देखना होगा कि ये किनकी इमेज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप एक बार देखिए और मुझे भी बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस हैं आपके, पहला ऑप्शन से देखिए, द फॉलन मदर ऑफ अल्बेनिया। क्या ये अल्बेनिया की फॉलन मदर है? अब देखिए ना, हर एक कंट्री लोग, बहुत सारी कंट्री ना अपने कंट्री को एक नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के लोग बोलते हैं मदर इंडिया। मदर इंडिया मतलब हम अपनी कंट्री को एज ए माता देखते हैं। ठीक है सरकार, और भी कंट्री लोग हैं अपनी कंट्री को माता देखते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंट्री जो अपनी कंट्री को पुरुष देखते हैं, है ना। तो बहुत कंट्रीज अपनी कंट्रीज को पुरुष मानते हैं, बहुत कंट्रीज अपनी कंट्रीज को मदर मानते हैं। इंडिया का हमें पता है, इंडिया के लोग तो मदर बोलते हैं। मदर इंडिया आपने देखी है, वो जो बिरजू को गोली मार देती है वो, है ना। आप एक बार देख लीजिए जाके मदर इंडिया, अगर नहीं देख, अभी नहीं सर, पेपर के बाद देखना है ना, फिर कहीं बोल दो भैया ने बोला जाके आज माहौल जचा दूंगा मदर इंडिया के साथ। ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। तो ये फॉलन मदर ऑफ अल्बेनिया नहीं है बाबूजी, अल्बेनिया ना ना ना। अगला है द फॉलन मदर ऑफ मदर इंडिया। सर मदर इंडिया जो धरती माता होती है वो इस तरीके से गिरती थोड़ी है, वो तो गोली मारती हैं वो भी, है ना। तो फॉलन इंडिया की मदर ऐसे से गिरती उड़ती नहीं है, अच्छी सीधे गोली मार देती है। तो ये गिरी हुई है, ये लेटी हुई है इस तरीके से, तो आप पता है ये मदर इंडिया तो हो नहीं सकती, ना जी ना। ठीक है सरकार, अगला है द फॉलन मदर ऑफ जर्मेनिया। ठीक है, तो और ये द फॉलन मदर ऑफ मैरियन, तो ये भी सर, ये भी नहीं है, मैरियन भी नहीं है, अल्बेनिया भी नहीं है, मदर इंडिया भी नहीं है, तो ये जर्मेनिया है। ठीक है, याद रखिए फॉलन मदर ऑफ जर्मेनिया। ठीक है, फॉलन मदर ऑफ जर्मेनिया की ही है ये इमेज। ये फॉलन मदर किसकी है? जर्मेनिया की है। ठीक है, याद रखिए जर्मेनिया की फॉलन मदर है ये। कैसे याद रखेंगे सर? अगर आप देखिए कोई भी जो फ्लावर होता है या कोई भी सीड होता है, जब जर्मिनेट होता है, किसी भी फ्लावर को, किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए उसे धरती में पहले क्या होना पड़ता है? खल्लास होना पड़ता है। जब वो धरती में जाएगा उसके बाद ही वो जर्मिनेट होगा। तो देखिए धरती पे लेटी हुई है, तो धरती पे लेटी होंगी तब जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट से जर्मेनिया। याद रखिए फॉलन मदर ऑफ जर्मेनिया ये है। बस ये मेरी कहानियों को याद रखिए, पेपर में अपने आप ये आया ना, मदर इंडिया जर्मेनिया सब आ जाएगा, सब आएगा जर्मेनिया। क्यों? क्योंकि ये लेटी हुई है, कोई सीड लेटता है जमीन में जाता है तभी वो जर्मिनेट होता है, जर्मेनिया। एक बार याद, बस कहानी सुन लीजिए, ना याद रहेगा आप बोलिएगा आके पेपर के बाद। ठीक है सर, अगला सवाल देखिए। कहता है इसमें कुछ सर, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं उसको आगे सॉल्व करता हूं, जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला सवाल में 5th में देखते हैं। कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। कहता है इसे हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। एक मान के चलिए, एक क्वेश्चन आपको आएगा फैक्ट्री से रिलेटेड। फैक्ट्री से रिलेटेड का मतलब कि किसी फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई माल बनता है, तो वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले याद रखिए, प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे पहले पहले सबसे पैसा इकट्ठा किया जाता है, फिर जमीन ली जाती है, उसके बाद में मशीन से इकट्ठा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, वाटर की सप्लाई होती है, उसके बाद रॉ मटेरियल कच्चा माल आता है फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होती है, प्रोडक्शन के बाद फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग के बाद जो माल बन जाता है फिर उसे हम शहरों में बेचते हैं ताकि वहां पे कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर सके। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, यही एक सीक्वेंस है किसी माल को बेचने के लिए। तो वो यही सीक्वेंस पूछ रहा, तो आप यही सीक्वेंस बता दीजिए। एक सीक्वेंस को पकड़िए जो लास्ट में आता है, उससे माहौल सेट है, उससे सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए जरा, एक बार आप देखेंगे तो आप यहाँ पे समझेंगे। ठीक है सरकार, एक बार देख लीजिए। कहता है ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा इधर ऑप्शंस के लिए अच्छे से दिख जाए आपको। देखिए पहला ऑप्शन, पहला क्या कहता है? सीक्वेंस में एडिट करना है, ऑल एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिशिंग गुड। ठीक है सरकार, ये सारी एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स, फिनिशिंग प्रोडक्ट में बना देगी वो है। एंड फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट, आपको दिख रहा है ना कि मतलब वो प्रोडक्ट जो एकदम फिनिश्ड हो चुका, फाइनल प्रोडक्ट है। आई थिंक ये लास्ट में ही आने का होगा चांस, पर फिर भी मैं इसको पढ़ूंगा। द फाइनल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड। आप बताओ, अगर उसने कहा कि फाइनल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट इन कमर्शियल एक्सचेंज एंड द इनकम अर्न फ्रंट एंड, आप बताओ
ट्रांसपोर्ट तो तभी की जाएगा ना जब माल बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेज आएगा। पूछो क्यों? देखो, जब माल बन के तैयार होगा, मान लीजिए एक रिमोट में बना रहा हूं सर, तो ये पहले अगर मैंने कहा इसकी फिनिशिंग हो गई, ये एंड प्रोडक्ट है। जब मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ना, तब जाएगा बिकने के लिए, तब इसको मैं ट्रांसपोर्टेशन करूंगा बिकने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द लास्ट स्टेज। ठीक है सरकार। और अगला देख लेते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन, रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर। सर ये देखिए, कहता है रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड, सबसे पहले हम जमीन एक्वायर करते हैं जहां अपनी अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। तो दिस विल बी द माई फर्स्ट ऑप्शन। पहला अपन लोगों को कॉस्ट ऑफ लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, पावर मतलब बिजली चाहिए, अभी तो बताया था, मशीनें चाहिए, जमीन चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, लेबर चाहिए, तब जाके एक फैक्ट्री लगती है। सबसे पहला काम यही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यही रहा, फोर्थ। तो देखिए फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ये तो सेकंड बी में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन पहले है, ये खलास मेरे से नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, इसमें फोर्थ फोर्थ ऑप्शन है। तो अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, पहला क्या, सबसे पहले हम, पहला हमारे हिसाब से आ गया कि हम पहले जमीन खरीद लेंगे, पावर सप्लाई लगा देंगे और वाटर सप्लाई कर देंगे, तो पहला ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा सरकार, उसके बाद आएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद ऑल एक्टिविटी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड। हाँ, जब ये सप्लाई लग जाएगी तो हम अपने कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को, किसको, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप यही होगा सरकार कि वो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, और फोर्थ स्टेप ये होता है उसे मार्केट में भेज दो। तो देखो, सबसे पहले फोर्थ, फिर उसके बाद फर्स्ट, फोर्थ के बाद फर्स्ट, ये रहा। तो सरकार फोर्थ के बाद थर्ड ना जी ना, फोर्थ के बाद फर्स्ट, देखिए इधर भी फोर्थ के बाद फर्स्ट, तो ये भी हो सकता है, फोर्थ के बाद फर्स्ट ये भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो आ जाइए। फिर उसके बाद पहला स्टेप हो गया, दूसरा, तीसरा, जो दूसरा है उसे तीसरा होना पड़ेगा। देखो दूसरे को तीसरे पे दे रखा है ना, यहाँ पे तो तीसरे को तीसरा, ये गलत हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सबसे अच्छा सिंपल अभी मैंने बताया, पहले आप परचेज करोगे, लैंड परचेज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी लगवाओगे, पानी की सप्लाई दोगे, लेबर लाओगे, पहला काम करोगे, उसके बाद मशीनें लगाओगे, फिर उसमें प्रोसेसिंग होगी, माल बनेगा, फिर उस माल को फिनिशिंग करोगे, कहीं कुछ लगा तो कटा छटा तो नहीं है, उसके बाद जब माल फिनिशिंग हो जाएगा तब ले आके बेचोगे। तो ट्रांसपोर्टेशन लास्ट स्टेज होती है, वही सीक्वेंस में बोला है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का आएगा, बहुत सारे सैंपल पेपर देख चुका हूँ, एक क्वेश्चन हर सैंपल पेपर में है, तो करके जाना, बस बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। अगला सवाल ये रहा, नेक्स्ट है, कहता है, उसने कहा है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ये बच्चा बच्चा जानता है, सामान के लिए सामान, सामान के लिए सामान देने को क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ई बैंकिंग बोलते हैं। क्या कोई बैंक है वो? नहीं। बैंकिंग बोलेंगे कोई पैसा का लेना देना है क्या? नहीं। और ठीक है, प्रोमिसरी बिल्स है क्या? नहीं, ये भी कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर पहले के टाइम पे होता था, मैं आपको कुछ सामान दूंगा, आप मुझे कुछ सामान देंगे, माल के बदले माल, दैट इज ऑल कॉल्ड बार्टर सिस्टम। पर अभी नहीं चलता है। ठीक है सरकार, अभी क्या चलता है, बाप बढ़ाना भैया, नहीं ये तो नहीं, अभी सिर्फ एक ही चीज चलता है, पैसा पैसा, पैसा पैसा करती है। ठीक है सरकार। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जरा देखिए तो, एक बारी देख लीजिए, ठीक है, एक बारी से आप देख लेंगे। एक मिनट मेरे दोस्तों, कॉल, हेलो, एक्चुअली ना नारी शक्ति वो अभी
हेलो मेरे दोस्तों, अभी ये थोड़ा फोन आ गया था, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट बिलो। कहता है इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको पहचानना है। जब भी इनकरेक्ट पहचानना हो ना, जब भी इनकरेक्ट पहचानना, इसका मतलब ये मान लेना इसमें ढेर सारी करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे पहचानेंगे जरा देखिए, पहला पढ़ रहा हूं। कहता है क्रेडिट रेफर्स टू एग्रीमेंट इन विच द borrower सप्लाइज द lender with money, goods, service in return for their promising future of payment। ठीक है सरकार, कहता है इनकरेक्ट मेरे को ढूंढना है ना, तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट वही रेफर करता है, एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, इन विच बोरोवर्स, जो बोरोवर्स होता है, जिसने लिया होता है पैसा, वो क्या करता है, जिससे लिया होता है पैसा उसको क्या करता है, गुड्स देता है और सर्विसेज देता है इन रिटर्न फॉर, कि हम जिससे आप मान लीजिए कोई आदमी किसी से क्रेडिट लिया, किसी से पैसा लिया है, तो पैसा जब वो ले लेता है तब उसे कहता है कि हम तुम्हें ये चीजें सप्लाई करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी वालों ने कुछ पैसा ले लिया है, ठीक है, आपको कहीं जाना था, तो आपको किसी कंट्री में जाना था, तो आप ट्रेवल एजेंसी में जाएंगे, बोलेंगे तो आपको वहां पे पैसा दे देंगे, तो वो कहेगा हम इंडिया में भी आपको यहाँ सर्विस देंगे, जब आप आउटर कंट्रीज में पहुंच जाएंगे वहां पे हमारा बंदा मिलेगा, आपको सारी चीजें घुमाएगा। ठीक है सरकार, इसे कहते हैं क्रेडिट। यही होता है क्रेडिट की, आप पैसा दीजिए हम आपको सर्विस देंगे। करेक्ट बात है, ये बात थी। और दूसरी बात क्या है, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। कहता है कि जो रूरल एरिया, जो गांव इलाके हैं, उसमें क्रेडिट लोग तभी लेते हैं जब उन्हें अपनी फसल उगानी हो, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इंटरेस्ट रेट कोलैबोरेट एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट इज कॉल्ड क्रेडिट। हाँ देखिए सरकार, टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि कितना इंटरेस्ट, जब मैं आपको पैसा दे दूंगा तो कितना इंटरेस्ट रेट आप देंगे, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे, इसे टर्म ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। ये तो बिल्कुल सही है सरकार। ठीक है, अगला कहता है द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन द टाइम। तो कहता है कि जो क्रेडिट क्या करता है, हेल्प करता है कि अगर मान लीजिए मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मेरा माल अभी नहीं बिका है, तो मैं कहीं से पैसे लूंगा ना कुछ टाइम के लिए, ताकि मैं अपने वर्करों को दे पाऊं, ताकि उस समय तक वर्कर लोगों को तनख्वाह जाती रहे, बिजली बिल, पानी बिल, ये सब मैं भरता रहूं। जैसे मेरा माल बिक के पेमेंट आएगी, फिर मेरे पास पैसा आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यही होता है, क्रेडिट हेल्प करता है किससे, ऑन गोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन के लिए और कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम के लिए। ठीक है, तो देखिए ये भी सही, यही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और तीसरा, गांव इलाकों में ना लोग हमेशा क्रेडिट किसके लिए लेते हैं, फसल उगाने के लिए ही लेते हैं। ठीक है, फसल उगाने के लिए। गलत, इसका मतलब यही वाला हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, यही कहता है क्रेडिट रेफर एन एग्रीमेंट इन विच borrower सप्लाइज द लेंडर विथ मनी। ठीक है, विथ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, तो दिस विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। यही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, किससे रिलेटेड का, क्रेडिट टर्म से रिलेटेड के लिए ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं जरा, ये देखिए। ठीक है, अगला है, कहता है मैच द फॉलोइंग। जब भी मैच द फॉलोइंग आ जाए समझिए आपकी किस्मत लिटिल बिट खुलने वाली है। कैसे, कहता है कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। अगर मैच द फॉलोइंग आता है और अगर आपको सारे मैच द फॉलोइंग नहीं आते, टेंशन मत लीजिए, पहले किसी एक को ढूंढिए जो आपको बेहतरीन तरीके से आता है। अगर ये आपको दिख रहा हो तो मुझे सारे तो नहीं आते, बट मुझे एक दो आता होगा तो मैं उसी को पकड़ने वाला हूँ। कहता है द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपोजिट इन आ वर्ल्ड, कि जो लार्जेस्ट आयरन ओर का जो डिपॉजिट है वो पूरे संसार में कहाँ पे है, ये इसने पूछा हुआ है। तो एक तो अभी इसको मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं। द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन स्टेट, जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, देखते हैं अभी। द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देखिए सरकार, एक सोच के बताइए, केदार मुक्त तो एक जगह है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यूज नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा। उड़ीसा स्टेट है, तो किसी स्टेट को तो आप मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डाल नहीं सकते, ना जी ना, कॉमन सेंस की बात है। लाइमस्टोन, आपको पता है लाइमस्टोन जलाई का पत्थर, संगमरमर, सुनो ना संगमरमर, जो संगमरमर होता है वो लाइमस्टोन ही होता है, इसे भी नहीं डाल सकते। तो एक ही चीज बता है माइका। तो मेरा दिमाग एक काम कर रहा है सरकार, सी का फर्स्ट होएगा, सी का फर्स्ट होएगा। अब देखते हैं सी का फर्स्ट कहाँ, देखो सर, सी का फोर्थ हमसे ना हो पाएगा, सी का फर्स्ट ये हो जाएगा, सी का
सी का फर्स्ट, ये भी हो सकता है। इधर देखिए सी का थर्ड, ये भी नहीं हो पाएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक से ही काम हो गया। पता मुझे सिर्फ एक था, दो को एलिमिनेट कर दिया। लास्ट को देखते हैं। The mineral that is found in a sedimentary rock of most of the geological formation। याद रखिए sedimentary, देखो ये सिंपल बोला रॉक, रॉक अभी मैंने बताया था, रॉक मतलब होता है पत्थर, और अभी मैंने कहा था लाइमस्टोन होता संगमरमर। रॉक पत्थर, लाइमस्टोन संगमरमर, तो बस सुन लो रॉक संगमरमर, तो इसका मतलब ये रॉक बोला है तो लाइमस्टोन ही होगा। तो सच में ही ये लाइमस्टोन होता है, मिनरल्स होता है, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है ये, ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। जो संगमरमर के पत्थर होते हैं ना खुद ही बन जाते हैं, बारिश होती है धूप पाक के कारण, ठीक है, फॉर्मेशन होता है इनका। तो बस ये लाइमस्टोन, इसका मतलब फोर्थ का थर्ड होना चाहिए, फोर्थ का थर्ड मतलब डी का थर्ड। डी का थर्ड कहाँ है, ये रहा डी का थर्ड, ये रहा डी का वन, तो ये तो गलत हो। ये रहा डी का सेकंड, सर ये देखिए डी का सेकंड, बी वाला भी गलत हो गया, डी का थर्ड यही बचा है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। समझ में आया? आप समझ के देखो, मैंने दो से ही चटका दिया, मेरे को तो आगे पता भी नहीं था। एक ये हो जाएगा और सेकंड वाले का ये हो जाएगा। आप देख लेते हैं ए का क्या होगा। द लार्जेस्ट ओर डिपोजिट इन अ वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पूरे समस्त संसार में, समझ मान लो पूरे समस्त संसार में आयरन का ओर कहाँ पे डिपोजिट है, आयरन का ओर कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो सिर्फ कुछ और नहीं है, वो केदार मुख में है। याद रख ले, केदार मुख डिपोजिट में ही सबसे ज्यादा आयरन का ओर मिलता है। ठीक है सर, क्या पता है आपको? केदार मुख में आयरन का सबसे ज्यादा डिपोजिट और मिलता है, याद रखिए। अगला है द लार्जेस्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट से अल्मुनियम बनता है, अल्मुनियम। बॉक्साइट से क्या बनता है? अल्मुनियम। उसका प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे होता है? लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन उड़ीसा। उड़ीसा बोले तो उड़ जाना, ठीक है सर। उड़ीसा में बॉक्साइट का मिलता है और आयरन का मिलता है केदार मुख में, ठीक है, उड़ीसा में। क्या पता है आपको उड़ीसा किस चीज के लिए जाना जाता है? थोड़ा तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद में रखनी होगी, किसके लिए जाना जाता है सर? बॉक्साइट का प्रोडक्शन वहीं पे होता है, कहाँ पे? उड़ीसा में। और बॉक्साइट किसके लिए यूज होता है? एल्युमिनियम। अगला सवाल ये रहा, देखिए जरा एक बारी, सर ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन। अगला सवाल ये देखिए, अगला ये देखिए जरा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट लेड टू अ डिक्लाइन इन अ चाइल्ड सेक्स रेशियो। आपको पता होगा कि कहता है ऐसा क्या कारण है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिक्लाइन होने में कारण बन रहा है, कॉज है। ऐसा कौन सा कारण है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिक्लाइन होने का कारण है, ये आपको बताना है। सबसे पहले समझते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कुछ नहीं होता, ये बताता है चाइल्ड सेक्स रेशियो कि 1000 बच्चों पे, देखिए 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं, ठीक है सर। 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। अगर 1000 लड़के पैदा होते हैं तो कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब होता क्या है, हर किसी को लड़का चाहिए, है ना, तो अब इसी वजह से वो लोग करते क्या है, बिफोर कि उनकी डिलीवरी हो वो लोग अल्ट्रासाउंड जैसी चीजों को करवा के पता कर लेते हैं नर या मादा। अगर मेल होता है तो उसे धरती पे लाते हैं, फीमेल होती है तो उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो मेन कारण यही है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्रीज होता है, कहाँ पे? हमारी कंट्री में। लोग सेलेक्टिव चाहते हैं, एक चीज को ही चाहते हैं कि लड़का ही पैदा हो, लड़की पैदा ना हो। लड़की पैदा ना होने के कारण बहुत सारे कारण हैं कि लोग क्यों नहीं चाहते। फाइनेंशियली का प्रॉब्लम है या उन सब का अपना अपना अलग है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो क्या कारण है चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिक्रीज होने का हमारे देश में? हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो का डिक्रीज होने का सिर्फ एक कारण हो, क्या है? पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड? नहीं सर, पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड कारण नहीं है। देखो सोचने में लगता है ना कि हाँ गरीब है ना इसीलिए लड़की नहीं पैदा कर रहा, पर ये कारण ही नहीं है। मैं भी हैरान था ये इसे देख के। अगला है थ्रेड फॉर्म द सोसाइटी
थ्रेड फ्रॉम द सोसाइटी, थ्रेड फ्रॉम द सोसाइटी मतलब क्या अगर लड़की पैदा होगी तो सोसाइटी वाले आपको डराएंगे, धमकाएंगे, धमकी देंगे? नहीं, किसी को क्या मतलब यार, लड़का पैदा करो या लड़की, अपने को मतलब ही नहीं है। फैमिली बर्डन कहता है कि क्या फैमिली के ऊपर बर्डन आ जाएगा। सोचने में बड़ा मस्त और सही लगता है कि हाँ यार फैमिली के ऊपर बर्डन आ जाए, पर यह भी कारण नहीं है। कारण ये है, आप इन्हीं तीनों में से मार्क करके आ जाओगे अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे, कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारी कंट्री में डिक्रीज सिर्फ इसी कारण हो रहा है क्योंकि लोग सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करवा देते हैं। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि लोग पर्टिकुलर एक टाइप के ही या तो मेल को ही चाहते हैं। इसी वजह से क्या होता है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, कि मतलब अगर फीमेल पैदा हो रही है तो उसे लोग अबॉर्शन करवा देते हैं, मेल पैदा हो रहा है उसे धरती पे ला रहे हैं। इसी के कारण की वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इंडिया में डिक्रीज करता है। ठीक है सरकार, द करेक्ट आंसर विल बी सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। लोग एक ही टाइप के बच्चों को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मेल को। फीमेल जैसे ही पता चलता उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। दिस इज द मेन रीजन। समझ गए आप सरकार? तो हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करवाते हैं। गरीबी नहीं है, धमकी नहीं है, फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं है, लोग चाहते ही यही है कि एक ही उनका लड़का ही पैदा हो। अगला सवाल देखिए, जल्दी से देख लीजिए सर। असर्शन रीजनिंग वी विल नॉट डू आफ्टर, थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा देर बाद आपको करवा दूंगा आप असर्शन एंड रीजनिंग, फिर देखेंगे उसको। पहले ये देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल ये कहता है गिवन चार्ट एंड एस्टिमेट्स ऑफ रिजर्व ऑफ अ क्रूड ऑयल। कुछ क्रूड ऑयल के बारे में दिया गया है। रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट विच रीजन कैन यूज द रिजर्व फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर। कहता है इसको पढ़ने के बाद बताइए कि कौन सा कंट्री या कौन सा रीजन जिसने 150 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए रिजर्व करके रखा था उन किस चीजों को रिजर्व? क्रूड ऑयल को, मतलब जो भी पेट्रोलियम के ऑयल के जो तेल होते हैं ना, उसको पेट्रोलियम ऑयल के तेल को कौन से कंट्री या कौन से रीजन ने सबसे ज्यादा साल तक अपने पास स्टोर करके रखा था। दैट इज द क्वेश्चन। तो देख लेते हैं ना, बच्चा इसको जानता। देखो मिडल ईस्ट, यूरोप वाले जैसी बातें होती है। मिडल ईस्ट ने इसको 70 साल तक ऐसे रखा था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसे 10.5 साल के लिए रखा था। वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 50 साल के रखा था। उसने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर के लिए किसने रखा? मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए किसने है? 70 बोले तो मिडल ईस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मिडल ईस्ट। कौन सा? मिडल ईस्ट। अगला सवाल सर, मिडल ईस्ट। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है बैंक इन इंडिया होल्ड्स अबाउट 15% ऑफ डिपॉजिट, 15% ऑफ अ डिपॉजिट एज द कैश। कहता है जो बैंक होता है ना, जितना भी उसके बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, मान लीजिए छोटा सा बैंक, उसमें 100 रुपया जमा है। मान लीजिए कोई एक बैंक है, उसमें उसके 100 रुपए जमा है, तो वो बैंक वाला पता क्या करेगा? 15 रुपया हमेशा अपने पास रखता है। क्यों रखता है बैंक वाला 15 रुपया हमेशा अपने पास? जबकि जमा तो 100 रुपया है, बाकी 75 रुपए, बाकी जो 85 रुपीज होते हैं उसे वो लोन में दे देता है। ठीक है सर, मान लीजिए बैंक में जमा हुए 100 रुपए, तो उसमें वो 85 रुपीज वो लोन देता है दूसरे बंदों को, और 15 रुपया हमेशा अपने पास रखता है। क्यों सर पास रखता है? क्योंकि ये 15 रुपया अपने पास सिर्फ इसीलिए रखता है क्योंकि कल को अगर कोई बंदा आ गया जिसने पैसा जमा किया हो और उसे पैसा चाहिए, वो इस पैसे को उसे दे सके। इसी वजह से वो 15 रुपए को अपने पास रिजर्व करके रखता है। तो कहता है बैंक इन इंडिया अबाउट 15% डिपॉजिट एज अ कैश एज अ प्रोविजन। ये प्रोविजन होता है कि 15% आपको कैश रखना पड़ेगा। क्यों? टू मेंटेन ATMs, टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी। ऐसा चैरिटी के लिए बैंक वाले कभी चैरिटी नहीं देंगे, लूट के ले जाएंगे हमको। टू पे द स्टाफ सैलरी को पे करने के लिए नहीं 15%, ATM को मेंटेन करने के लिए नहीं। एक ही चीज, टू पे द डिपॉजिट्स हु केम टू विड्रॉ देयर मनी। क्यों? किसके लिए सर? कि वो रखते इसी वजह से है कि क्योंकि अगर कल को कोई भी जो डिपॉजिटर है, जो पैसा जमा करके गया था, अगर वो आ गया अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो उसे ये 15 रुपए उसे दे सकते हैं।
इसी वजह से बैंक में ये प्रोविजन है कि वो हमेशा आपका जितना भी पैसा जमा होगा उसका 15% वो अपने पास ही रखेगा, ताकि जब भी कोई डिपॉजिटर आए पैसा निकालने उसे दिया जा सके। अगला सवाल। ठीक है सरकार, तो आप ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ मैचिंग द फॉलोइंग की बात की गई है। तो मैच द फॉलोइंग के लिए आप देखिए जरा, कहता है रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट विच स्टेट आर नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर टू प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन, है ना। कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन, है ना। कहता है विच स्टेट आर नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर टू प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के प्रोडक्शन के लिए इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, या तो बहुत कम है या तो बहुत ज्यादा है। तो देख लेते हैं। पहला है आंध्रा में 11 है, छत्तीसगढ़ में 10 है, गुजरात में 8, कर्नाटका में 10, इसमें मध्य में 11, राजस्थान में 21, तेलंगाना में 8, तमिलनाडु में 8। तो देखते हैं, कहता है रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट विच स्टेट आर नॉट इक्वल कंट्रीब्यूटर टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के प्रोडक्शन के लिए उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, ये हमसे उसने पूछा हुआ है। ठीक है सर, तो हम जरा इसको देखते हैं। देखिए जरा एक बारी, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु एंड गुजरात। तमिलनाडु देखना, एक रहा तमिलनाडु 8 है, गुजरात में 8 है। सर इन दोनों का तो इक्वल है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका तो इक्वल है, ये तो नहीं होगा। तेलंगाना राजस्थान, देखिए तेलंगाना कहाँ है, तेलंगाना का ये रहा 8 है, राजस्थान का 21 है। सर ये हो सकता है, बाकी ऑप्शन चेक कीजिए। कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़, कर्नाटका का 10 है और छत्तीसगढ़ का 10 है। सर ये तो बराबर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 11, आंध्र प्रदेश 11। सर ये दोनों 11 है, तो ये भी नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, राजस्थान एंड तेलंगाना। यही दो स्टेट है जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग, तेलंगाना का 8, राजस्थान का 21। हर कोई कर लेगा सर, डेटा सा देख के बताना। ये फ्री फंड के नंबर थे, आपको मिल गया, मुबारक हो। अगला देखना जरा, कहता है फिल इन द ब्लैंक में करना क्या है, आप एक बार को समझिए सर मेरी बात को। कहता है जीडीपी शेयर है और उसका कॉज है। पहला प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज क्यों हो रहा है, पीपल बिगन टू वर्क इन अ फैक्ट्री। प्राइमरी मतलब सर इधर देखिए ना, कुछ गड़बड़ हो गई। कहता प्राइमरी सेक्टर में डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि पीपल बिगन टू वर्क इन अ फैक्ट्री। प्राइमरी सेक्टर सर वही होता है जब कोई भी इंसान खेती बाड़ी के काम में काम करता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। आजकल कोई खेती बाड़ी नहीं करना चाहता, क्यों, क्योंकि लोग सोचते हैं कौन करेगा, कुछ उपज तो होती नहीं है, पैसे तो मिलते नहीं, गरीब के गरीब रह जाते हैं। इसीलिए लोग फैक्ट्रियों में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए आप किसी भी गांव में रहते हो, अगर लोग गांव छोड़ के चले जा रहे, क्यों जाते हैं, शहरों में फैक्ट्री में काम करते तो पैसे मिल जाते हैं उन्हें। तो प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज इसी कारण से हो रहा है क्योंकि लोग फैक्ट्री में काम करना शुरू करते हैं, ऑफिस में काम करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है, कोई कुछ चाहता है, फैक्ट्री में और किसानी में कोई काम नहीं करना चाहता। इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज है। लेकिन अगला है, कहता है टर्सरी सेक्टर इंक्रीज क्यों कर रहा है। आपको पता ना सर, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, जब कोई भी बंदा बैठ के काम करता है, सर्विस देता है, उसे हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर। सपोज कीजिए कोई बैंक में काम कर रहा है, बैंक वाले तो काम करते ही नहीं है ना, कुछ काम नहीं करते भाई। उधर जाके आप बोलो ये काम करना, बोलते अगले दिन आ जाना। मन तो करता है ना सर, बोल नहीं सकता अभी, ठीक है। तो बैंक वाले काम तो करते नहीं है, लेकिन बैंक में पता नहीं जाके क्या काम करते हैं। तो बैंक या टर्सरी सेक्टर। आप किसी ऑफिस में जाके काम, सरकारी दफ्तर में चले जाइए, उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, बस मुझे ले रही जिंदगी के, लग जाने दो एक बार सरकारी नौकरी बताता हूँ, ठीक है सरकार। अब अगली बार देखिए, टर्सरी सेक्टर गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे सब टर्सरी सेक्टर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है सरकार। तो लेकिन जो टर्सरी सेक्टर है उसमें इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात इंक्रीज होगा ही। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग उसकी तरफ जाना चाहते हैं। कारण देखिए क्यों इंक्रीज हो रहा है। पहला राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अ टर्सरी सेक्टर, इंपॉर्टेंस है टर्सरी सेक्टर की। अगला है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है। अगला है अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क मिलता है टर्सरी सेक्टर में, या एम्प्लॉयर ऑफ हाई स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर, ठीक है। कहता है टर्सरी सेक्टर इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, किसकी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड
एजुकेटेड वर्कर की क्या मिल जाती है, क्या मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर की वजह से टर्सरी सेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो इसका सर करेक्ट ऑप्शन होगा द करेक्ट ऑप्शन सर बी तो गलत होगा, हमसे ना हो पाएगा। अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज भी, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। द करेक्ट आंसर इज राइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है ना, इसी वजह से टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है ना, इसी वजह से टर्सरी सेक्टर इंक्रीज करेगा। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, आपको पता पहले खेती किसानी करने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए थे, अभी नहीं, क्योंकि अभी ट्रैक्टर आ गया है, न जाने कितने सारे इक्विपमेंट्स हैं जो खुद ही काम करते हैं, इसीलिए आदमी लोग खेती बाड़ी छोड़ के फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल जल्दी से देख लीजिए, कहता है फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। देख लीजिए, ढूंढते हैं, आइए ना। कहता है ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज। सर कोल्ड स्टोरेज वहां पे होता है, मान लीजिए आपने कोई ढेर सारी साग सब्जियां रखी है या दूध के सामान जैसे मिल्क डेयरी का प्रोडक्ट है, तो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे ताकि वहां पे वो ठंडा रहे। और कोल्ड स्टोरेज को और भी चीजों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ इन्हीं को नहीं, और भी इसका बहुत वाइड मीनिंग है। तो जहाँ पे आप खाने पीने की जो खराब हो जाते चीजों को उनको स्टोर करके रखते, कोल्ड स्टोरेज की ओपनिंग। अगला है सेटिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट। कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, मान लीजिए आप चिप्स बनाना चाहते हैं या कोई और चीज बनाना चाहते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला है स्टार्टिंग हनी कलेक्टिंग सेंटर। अब आपने हनी कलेक्टिंग सेंटर शुरू कर दिया जहां से हनी को इकट्ठा किया जा सके। अगला है ओपनिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। अब आप खुद ही सोच लीजिए सरकार, एक बात तो तय हुई यार, इन चेयरों में से ये खाने से रिलेटेड है, ये भी खाने से रिलेटेड है, और हनी भी हल्का फुल्का हो सकता है, उसका पता नहीं, बट ये तो बिल्कुल ही अलग है। ओपनिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, भाई ओपनिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तो ये तीनों से तो अलग है, मतलब फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन ये रहा सर, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, तो ए विल बी द करेक्ट। ए ही है, अलग है, बाकी ये तीनों सेम सेम है। ठीक है सरकार, अगला सवाल समझ में आ गया ना ये बातें, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें क्या है, कहता है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द फार्मर एंड शॉपकीपर एंड द शूमेकर। तीन बंदे हैं, पंचायत कर रहे हैं, तीनों पंचायत क्या कर रहे हैं सुनिए। कहता है शूमेकर टू द फार्मर कहता है आई विल गिव यू शू फॉर योर वीट। कहता है शू मेकर ने क्या कहा, जो मोची है, मोची ने किसान से ये कहा कि भाई मैं तुझे क्या दे दूंगा, मैं तुझे जूते दे दूंगा, शू दे दूंगा, तू मुझे क्या दे दियो, गेहूं दे दियो। द फार्मर टू अ शू मेकर, तो फार्मर क्या कहता है, शू मेकर को कहता है आई डोंट नीड शू। अब जो फार्मर है वो कहता है मुझे जूते की जरूरत नहीं है ना, मुझे जूते की जरूरत है तो मैं, तू अगर मुझे जूते दे भी देगा तो भी मैं तुझे अनाज नहीं दूंगा, वीट नहीं देने वाला। ठीक है सरकार, आई डू नॉट नीड शू, आई नीड क्लोथ। वो कहता है मैं तो जूते नहीं दूंगा बट मुझे शू की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत, मुझे तो कपड़े की जरूरत है। कौन कह रहा है, शू मेकर कह रहा है। तो शॉपकीपर कहता है आई वॉन्ट शू बट आई डोंट नीड टू हैव अ वीट। अब एक दुकानदार कहता है कि मुझे तो शू की जरूरत है, मैं शू तो ले लूंगा बट आई डोंट हैव वीट। अब मुझे तो गेहूं की, मेरे पास गेहूं है ही नहीं, तो मैं कैसे तुम्हें दूंगा ये। ठीक है सरकार, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज फेस फार्मर, शॉपकीपर एंड शूमेकर। पहले के बार्टर सिस्टम में क्या होता था ना, मान लीजिए मुझे गेहूं की जरूरत है, आपको शू की जरूरत है, और मैं जूते चप्पल और शू बनाता हूं, और आपको गेहूं की जरूरत, मुझे गेहूं की जरूरत है, आपको शू की जरूरत है, तो आप मुझे गेहूं देंगे, मैं उसके बदले आपको जूते दे दूंगा। लेकिन अब अगर ऐसा क्या हो जाए कि मुझे तो गेहूं की जरूरत है पर आपको शू की जरूरत ही ना हो, मैं तो आपको जूते देना चाहूंगा पर आपको तो शू की जरूरत नहीं है, तो जब आपको शू की जरूरत नहीं होगी तो आप मुझे गेहूं नहीं देंगे और ना ही मैं आपको शू दे पाऊंगा, बट मुझे तो गेहूं की जरूरत थी। तो अब क्या हो रहा है, सामने वाले को एक की जरूरत है, बस सामने वाले को दूसरे की जरूरत नहीं है। इस परेशानी को हम क्या बोलते हैं, इस परेशानी को क्या बोलेंगे, लैक ऑफ टर्म ऑफ क्रेडिट। सर इसमें क्रेडिट पैसे से रिलेटेड, यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे सामान का लेना देना, खल्लास। लैक ऑफ बैंकिंग सिस्टम, अरे बैंकिंग में बैंक कहाँ से आ रहा है बाबूजी, बैंक में पैसा लेना देना, सामान का लेना देना है, यहाँ पे तो पता नहीं क्या डालते हैं। लैक ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, नहीं सर सिक्योरिटी की बात ही नहीं हो रही, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट वांट। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझते हैं
लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है, कोइंसिडेंट लैक ऑफ बॉन्ड का मतलब सिर्फ ये होता है सरकार, अगर आप इस बात को समझेंगे, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मान लीजिए एक ही टाइम पे मुझे उस चीज की जरूरत पड़ जाए जो आपके पास है, और उसी टाइम पे आपको उस चीज की जरूरत पड़ जाए जो मेरे पास है, तो ये कोइंसिडेंट हुआ नहीं। कोइंसिडेंट हो गया ना, वो भी वांट की, वो भी जरूरत की। दिस इज कॉल्ड, इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था कौन, बार्टर सिस्टम। बट अब ऐसे काम, अब तो मान लीजिए आपके पास कुछ चीज है जिसे मुझे जरूरत नहीं है, और मेरे पास वो चीज है जिसे आपको जरूरत नहीं है, तो ये लैक ऑफ वांट हो जाएगा ना, तो यही प्रॉब्लम होगी। कमी है, किसकी कमी है, डबल कोइंसिडेंट वांट की कमी है। तो इस सिचुएशन से आपको ये पता चलता है। ठीक है सरकार, अगला सवाल हल्का सा भी सोचेंगे तो आप इन चीजों को करेक्ट कर पाएंगे। अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ गांधी जी अर्ज टू ज्वाइन द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट द कांग्रेस। कहता है आपको पता है ना, खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने अर्ज किया था ज्वाइन करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को, ठीक है, कांग्रेस का। तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट कहता है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो पहला देखते हैं, he saw with an opportunity to bring the Muslim under a unified national movement। कहता है गांधी जी ने ये देखा, गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि खिलाफत मूवमेंट के जरिए हम हिंदू और मुस्लिम को मतलब मुस्लिम लोगों को भी हम एक ही यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के नीचे ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सरकार कि खिलाफत मूवमेंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पे हिंदू मुस्लिम एकत्र हो सकते थे, क्या ये बोला हुआ है उसने। अगला ऑप्शन कहता है ही नोज द ओनली मुस्लिम कैन लॉन्च द ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। गांधी जी क्या कभी ऐसा सोचेंगे कि भाई साहब सिर्फ मुस्लिम ही लॉन्च करेंगे, ये तो खल्लास है, गलत है ये। ही नोज दैट ओनली हिंदू कैन, अरे गांधी जी ने कभी सोचा ही नहीं था सुरेश कि सिर्फ हिंदू, गांधी जी ने नहीं सोचा कि सिर्फ मुस्लिम, गांधी जी ने सोचा था खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होगा जब दोनों हिंदू और मुस्लिम मिलेंगे तभी कुछ होगा। तो खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जब एक ही मूवमेंट के अंदर दोनों लोग आ गए थे, हिंदू प्लस मुस्लिम, हाँ या ना। तो ए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, याद रखिए। अगला सवाल ये रहा, देखते हैं जरा, एक बार देखिए। अगला कहता है सरकार, उन्होंने ये कहा हुआ है विच पार्टी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज टीचिंग ऑफ साहू महाराज। कौन सी पार्टी इंस्पायर है किससे, आइडिया और टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज के। और साहू महाराज महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी और बाबा साहब अंबेडकर। ऐसी कौन सी पार्टी है जो साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी और बाबा साहब अंबेडकर जी से उत्साहित है, बाबा साहब अंबेडकर जी से इंस्पायर है। पहला नाम आप खुद बताएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी होगी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होगी, क्या नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया होगी, या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी होगी? आप बताइए। आप याद रखिए, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसकी माई बाप मायावती जी हैं, तो बहुजन और वो कौन से शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं। तो अब इसमें सिर्फ एक ही चीज आप देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। लिंक करना सीखिए सर आप। अब शेड्यूल कास्ट से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते थे बिलोंग, तो इनसे इंस्पायर कौन होगा, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं इंस्पायर है सर, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी इंस्पायर नहीं है, देख लीजिए। और कांग्रेस हाथ का पंजा सर, ये भी इंस्पायर नहीं है। तो कौन है सर, बहुजन समाजवादी पार्टी। और इसकी माई बाप कौन है, मायावती जी, और उसका सिंबल क्या है, हाथी। वो किससे इंस्पायर है सर, पहला साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी और बाबा साहब अंबेडकर। इज द करेक्ट ऑप्शन सर, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है सर, अगला सवाल जरा एक बार देख लीजिए। ओके सर, नेक्स्ट है
आई होप सर इतना ही क्वेश्चन थे। दिस इज द क्वेश्चन एंड ऑल। आपको करना कुछ नहीं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूरा सॉल्यूशन के साथ, पूरा सैंपल पेपर ही डाल दिया सॉल्यूशन के साथ। आप एक बार इसे देखिएगा और उसी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। फिर ही मैं कुछ दिनों में अगर आपको और सैंपल पेपर की जरूरत होगी आप प्लीज बताइएगा कमेंट करके, ताकि फिर मैं एक और सैंपल पेपर आपके लिए जल्दी रेडीमेड तैयार करके लाऊं। ठीक है सर, मिलते हैं तो अगले मॉक टेस्ट में।